एक बार फिर देश में एक फिल्म को लेकर माहौल बनता नजर आ रहा है। फिल्म है अजमेर ब्लैक कांड को लेकर। एक और कहानी अजमेर ब्लैक मेल कांड को लेकर जुड़ी हुई है और वो कहानी है लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह की। उनकी जो छोटी बहन है आज हमारे साथ हैं। जैसे ही वे पीछे मुड़ के देखते हैं, एक हाथ निकलता वैन में से और उन पे गोली चला देता है। मेरा भाई बहुत लंबा चौड़ा 6 फुट से ऊंचाई था। तो मेरी माँ ने जैसे ही मेरे भैया की आवाज़ सुनी तो तुरंत उठ के गई और अपने बेटे को देखने लगी कि हमें मेरे बेटे को गोली लगी। तब उस पर भी कोई डॉक्टर नहीं आया, आखिर जा कर के बुलाना पड़ा शंभू सिंह। उसको कहा कि भाई मुझे दिखना कम हो रहा है और उल्टियाँ भी होने लगी उन्हें, और बोले कि अब मेरे को लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। एक बार फिर देश में एक फिल्म को लेकर माहौल बनता नजर आ रहा है। फिल्म है अजमेर ब्लैक कांड को लेकर, जो 1992 में हुआ था और अब घोषणा हुई है कि अगले महीने में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अजमेर ब्लैकमेल कांड, जिसके बाद पूरे देश की एक तरह से सनसनी फैल गई और एक इतना बड़ा कांड जब उसका खुलासा हुआ तो पता चला कि कितने बड़े और रईस लोग इस पूरे कांड में शामिल थे। तमाम तरह की बातें इस ब्लैकमेल कांड को लेकर हैं। उस फिल्म में क्या दिखाया जाएगा ये तो सिनेमाघरों में आने के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन एक और कहानी अजमेर ब्लैकमेल कांड को लेकर जुड़ी हुई है और वो कहानी है लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह की। अजमेर के ही एक पत्रकार थे, उनका अपना अखबार था लहरों की बरखा। जब ये खुलासा हुआ अजमेर ब्लैकमेल कांड का तो उन्होंने अपने अखबार में इस ब्लैकमेल कांड को लेकर सिलसिलेवार तरीके से खबरें छापना शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसी फोटो छापी, कुछ लोगों के नाम लिखे, जिसके बाद में लगातार 75 किस्तें वो अपने अखबार में इस ब्लैकमेल कांड से लेकर रसीद कर चुके थे और 76वीं किस्त रसीद करने की तैयारी थी, तभी उन पर एक हमला होता है और उसके बाद में एक लंबी पूरी कहानी है। जो लहरों की बरखा के संपादक थे, जो पत्रकार थे मदन सिंह, उनकी जो छोटी बहन है आज हमारे साथ हैं, मंजू कंवर। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे वो कहानी आखिर क्या थी मदन सिंह को लेकर। मंजू कुमार हमारे साथ है। ये बताइए, कितना पता है आपको मदन सिंह पर हमला हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तमाम तरह की बातें हैं, एक लंबी कहानी है। हाँ, रात को क्या करीबन 11:30 बजे जब वो पेट्रोल भराने जा रहे थे तब उनके पीछे एक वैन चलती है। तो वैन उनका पीछा करती है। जब उन्हें कुछ शक होता है मेरे भाई कुंवर मदन सिंह को, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं। जैसे ही वे पीछे मुड़ के देखते हैं, एक हाथ निकलता वैन में से और उन पे गोली चला देता है। गोली लगते ही वो तुरंत ही नाले के अंदर है, जिस पुलिया के ऊपर वो जा रहे थे उस पुलिया के नीचे एक नाला था, उसमें कूद जाते हैं। फिर वो लोग उतर करके राजकुमार जयपाल, सवाई सिंह, पपसा, सुधीर शिवहरे और ये सब उतर के उन पे नीचे उतर के गोली मारने की कोशिश करते हैं। तो राजकुमार जयपाल बोलता है मेरा भाई बहुत लंबा चौड़ा 6 फुट से ऊंचाई था और अच्छा हेल्थी था। तो राजकुमार जयपाल बोलता है अरे नीचे मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हें बीच के ही मार देगा। ये सुन के वो वापस ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से ही अनाधुन गोलियां चलाते हैं। अनाधुन गोलियां की आवाज़ सुन के अड़ोस पड़ोस के लोग उठते हैं। उठ कर के जैसे बाहर आने लगते हैं वैसे उनको देख के वो वापस वैन में बैठ के भाग जाते हैं। फिर मेरे भैया, जैसे ही पड़ोसियों को मालूम पड़ता कि मेरे भैया हैं कुंवर मदन सिंह जी, वो जा कर के कहते हैं कि जाओ मेरी प्रेस के ऊपर मेरे वर्कर हैं उनको खबर करो। प्रेस पे जाके खबर करते हैं वर्करों को, वर्कर उनको निकालते हैं वहाँ से, निकाल के और फिर अलवर गेट थाना होता है वहाँ ले जाते हैं। एक जना आके घर पे खबर करता है। आप घर पे ही थी उस वक्त? नहीं, मैं अपने ससुराली थी। तो आपको मेरी मम्मी ने सब बताया था। आपको बताया? हाँ, मेरी मम्मी ने सब बताया था और घर में अधिकतर चर्चा यही होती रहती थी, पूरी बात की यही होती रहती थी। तो मैं सुनती रहती थी, उस टाइम मैं नहीं थी। तो फिर उनको निकाला, फिर घर में खबर करी। फिर मेरा भाई एक अलग रहता था, शंभू सिंह। ये दो ही भाई थे हमारे घर में जीदार।
तो वो आए, सब आए घर से, फिर उन्हें अलवर गेट थाने पहुँचे वो लोग। रात को 11 साढ़े 11 बजे करीबन उनको गोली लगी। अलवर गेट थाने में उन्हें बहुत देर तक रोका गया, जबकि उनके खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, उसके बावजूद भी बहुत देर बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद पी प्रसाद नाम का कोई डॉक्टर था, राजकुमार जयपाल का गुरु था वो, उन्होंने उनका ऑपरेशन करा। गोली लगी थी कमर में, जो गुर्दे में अटक गई थी, और उन्होंने पेट पूरा फाड़ करके उसका पूरे का ऑपरेशन कर दिया, और गोली भी नहीं निकाली उन्होंने। और फिर उसके पट्टी वट्टी करके उन्हें सुला दिया। जब एक हफ्ते बाद वो मेरे भैया ने उठा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक बेल्ट ला के दो, मैं बेल्ट बांध करके उठता हूँ और चलता हूँ। तब वो एक हफ्ते बाद जब बेल्ट बांध के थोड़ा सा टहले, तो कोई शायद उनकी जासूसी कर रहा था, तो क्या चक्कर था, क्या जासूसी ही कर रहा होगा, तब जा कर के किसी ने कोई खबर पहुंचा दी होगी। तो रात को ही हॉस्पिटल पूरा खाली कर देते हैं, उनके पास जो बेड होते हैं ना, सारा जिस लाइन में वो सो रहे होते हैं, वो पूरी लाइन खाली कर देते हैं, और उनका बिल्कुल गेट के सामने, मेन गेट के सामने उनका पलंग कर देते हैं। तो मेरे भाई को कुछ शक हुआ, तो वो उन्होंने अपने भाइयों को कहा। वो भाई जब सारे दिन भर रहते थे उनके पास ही, जब रात को जाने लगे तब उन्होंने कहा कि मेरा बेड है ना, तुम थोड़ा चेंज कर जाओ, मुझे यहाँ। हाँ, कुंवर मदन सिंह जी ने कहा, कुंवर मदन सिंह जी ने शंभू सिंह जी से कहा, हाँ, शंभू सिंह रणवीर सिंह से कहा कि मेरा बेड थोड़ा चेंज कर जाओ, मुझ पे इस पे सोने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। तो उन्होंने बोले ये मतलब ऊंचा नीचे होने वाला पलंग था, बोले इस पे मेरे को अच्छा आराम रहेगा। उन्होंने उनका बेड चेंज कर दिया, 2 पलंग के बाद ही उनका वो बेड चेंज कर दिया। वो उनके आगे आ गया एक खंबा, वो गेट से एक तरफ आ गए। गेट से एक तरफ आए तो फिर रात को, आधी रात को, मेरी मम्मी सारे दिन सोती थी। जब से मेरे भैया को गोली लगी तब से वो अस्पताल ही रहती थी, सारे दिन सोती और रात को जगती थी, माला जपती रहती थी बैठी बैठी मेरे भैया के पास, माला जपती रहती थी। रात को आधी रात के करीबन कुछ लोग आए, ये मुझे पूरा पक्का नहीं है कि कितनी बजी थी उस टाइम, तो कुछ लोग आए, धोती ओढ़ रखी थी, और तो मेरी मम्मी ने सोचा कि कोई मरीज आया है, तो उन्होंने अपने जगह दे दी जाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने जगह दी, वो तो वहीं खड़े हो गए मेरे भैया के पैर के पास ही, कुंवर मदन सिंह जी के पैर के पास ही खड़े हो गए, बेड के पास ही, और उन पे गोली जैसे ही चलाने लगे। ये सब आना जाना सब मेरे भैया लेटे लेटे देख रहे थे, अंधेरा था ही बाड़ में, वो लेटे लेटे देख रहे थे। उन्होंने तुरंत कम्बल ओढ़ लिया, डबल बेड का कम्बल था, तुरंत कम्बल ओढ़ लिया। वो समझ गए, उन्हें शक हो गया, क्योंकि उन्हें दिन में ही शक हो गया था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने फट से कम्बल ओढ़ लिया और उन्होंने अनाधुन गोलियां चलाई। उन्होंने वो कम्बल डबल बेड का हिलाते रहे, और मेरी मम्मी देखा कि वो मेरे भैया के ऊपर गोली चला रहे हैं, तो वो कहती अरे मेरे बेटे को मारोगे क्या, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। धक्का देती रही, कभी उसको दे कभी उसको दे, तो धक्का देती रही, इससे भी वो गोलियां कुछ इधर उधर होती रही, तो कुछ गोलियां इधर उधर होती रही। फिर मेरे भैया ने, जब गोलियां इधर उधर होती रही, तो मेरे भैया ने भी जैसे कम्बल हिलाते रहे तो गोलियां इधर उधर वो भी करते रहे। फिर भी उनके एक हाथ पे 2 गोली, एक हाथ पे 2 गोली, और एक दोनों हाथों पे लग गई। फिर भी वो हिलाते रहे, थके नहीं। फिर जाते जाते जिसने धोती ओढ़ रखी थी वो था सवाई सिंह, उसने बंदूक ले रखी थी बड़ी वाली, 12 बोर की जो बंदूक होती है ना, उसने यूं बगल में दबा करके धोती ओढ़ रखी थी। तो उसने उस धोती को हटाया, उस बंदूक को निकाला, और जाते जाते वो बंदूक, घुटना मेरे भैया का उगड़ गया था, ऐसे कम्बल हिलाने करने में घुटना उगड़ गया था। तो जाते जाते उसने घुटने पे बंदूक रख के और 12 बोर की गोली से वो घुटना उड़ा दिया। उसके बाद भी मेरे भैया बेहोश नहीं हुए। मेरी माँ ने सोचा मेरा बेटा तो मर गया, मेरी माँ भागी उनके पीछे उनको पकड़ने, तो सब भाग गए थे। और डॉक्टर जितेंद्र चौधरी था ना, उसके पैर कस के पकड़ लिए थे मेरी मम्मी ने, और बोला कि पकड़ के कस लिए। उसने बहुत छुड़ाने की कोशिश करी पर नहीं छोड़ा मेरी मम्मी ने। फिर वो राजकुमार जयपाल बाहर से खड़ा खड़ा बोलता है कि अरे सवाई सिंह और पप्पू जाओ और जितेंद्र को छुड़ाओ। तो जैसे ही उन्होंने नाम लिया ना, मेरे भैया ये सब लेटे लेटे देख रहे थे, क्योंकि वो बेहोश तक हुए नहीं, तो उन्होंने उनकी शक्ल भी देख ली, वो जो बाहर खड़े थे।
तो फिर और उन्होंने पहचान भी लिया था कि कौन कौन है, और मेरी माँ ने भी जब नाम लेके पुकारेंगे तो कौन नहीं समझेगा, तो मेरी माँ ने भी सुन लिया। फिर मेरी माँ के वो 12 बोर की बंदूक जो थी ना, उसकी नलकी से खूब हाथों पे घुसेड़ा, फिर भी मेरी माँ ने नहीं छोड़ा। तब जाके सवाई सिंह ने क्या करा, उस बंदूक को यूँ खींचा और खींच करके, और उससे जो लकड़ी की तरफ से होता ना, उससे जोर से मेरी माँ के पैर में मोटी मोटी चांदी की कड़ी पहनती थी, उस पैर पे मारा, तो वो कड़ी भी मुड़ गई, और मेरी मम्मी के वो जो टकना होता ना पैर का, उस पर इतनी जोर से लगी कि मेरी मम्मी तिलमिला उठी। तिलमिला के उन्होंने फिर पैर छोड़ दिया, जिससे वो लोग फिर भाग गए। अब वो जो आपकी बंदूक माँ थी, पहचानती थी उन लोगों को? हाँ मेरी माँ पहचानती थी, क्योंकि राजकुमार जयपाल मेरे भाई के संग आता जाता रहता था, वो उनका फ्रेंड था राजकुमार जयपाल। मेरे भाई ने ही उनके, जब वो इलेक्शन पहली बार जीता था ना, मेरे भाई ने ही प्रचार किया था, बनाने वाला में भी मेरा भाई था। उनको बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे मेरे भैया के, बहुत लोगों से उठ बैठ थी, तो उन्होंने उसका प्रचार किया और वो जीता भी, और वो विधायक बना, कांग्रेसी विधायक बना वो। फिर जब वो भाग गए, तब मेरी माँ ने जो भी वो 12 बोर की बंदूक थी, उसके लकड़ी का टुकड़ा उस टूट के वहीं गिर गया, इतनी जोर से उसने मारा मेरी माँ को। तो वो लकड़ी का टुकड़ा गिर गया, वो सब वो गोलियां वोलियां सब पागल की जैसे मेरी माँ उठाने लगी, इकट्ठा करने लग गई, और वो जो तोती थी ना, उसको भी इकट्ठा करने लगी, उसमें भरने लगी। इतनी देर में मेरा भाई कुंवर मदन सिंह जी बोलते बाई, मेरी मम्मी को वो हमेशा बाई के बुलाते थे, माँ मम्मी कभी नहीं बोला उन्होंने, बाई। तो मेरी माँ ने जैसे ही मेरे भैया की आवाज़ सुनी, तो तुरंत उठ के गई और अपने बेटे को देखने लगी। जब जाके उसकी जान में जान आई, और वो डॉक्टर को बुलाने लगी कि हमें मेरे बेटे को गोली लगी, तब उस पर भी कोई डॉक्टर नहीं आया, आखिर जा कर के बुलाना पड़ा, फिर जाके इलाज हुआ उनका। फिर भी वो 2 दिन तक जिंदा थे। फिर जब मैं पेपर में यहाँ से पढ़ के गई थी, मेरे पति ने बताया कि भाई साहब के गोली लग गई है, तो फिर उन्होंने 2000 का एक इंजेक्शन मंगाया था डॉक्टर ने। अब वो कैसा इंजेक्शन मंगाया था, बोले वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो जयपुर में ही, मेरे पति से मंगाया था। मेरे पति, हम लोग वहाँ गए थे, फिर बोले ये 2000 का इंजेक्शन आएगा, ये लेके आओ, और ये जयपुर में ही मिलेगा। तो मेरे पति आए और वो इंजेक्शन लेके गए। अब उन्होंने उस वो कौन सा इंजेक्शन था, कैसा इंजेक्शन था, काहे का मंगाया था, ये हमें पता नहीं, हमें इतना ध्यान भी नहीं रहा कि हम इतना सोचते करते। तो वो इंजेक्शन लेके गए, उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया कि कोई दूसरा लगाया, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, बस उस इंजेक्शन के बाद ही उनकी सांसें, घबराहट, उनकी आंखों में आके अंधेरा, उन्हें दिखना कम हो गया धीरे धीरे। तो वो घबराने लगे, बोलने लगे कि भाई मुझे कम दिख रहा है, मेरे को धीरे धीरे कम दिखना बंद हो रहा है। कहा उन्होंने? नहीं, माँ को नहीं कहा उन्होंने, उनको मालूम था मेरी माँ घबरा जाएगी, इसलिए माँ को नहीं कहा किसे उन्होंने। कहा फिर कम दिख रहा है? शंभू सिंह, मेरा भाई जो था शंभू सिंह, उसको कहा कि भाई मुझे दिखना कम हो रहा है, और उल्टियाँ भी होने लगी उन्हें, और बोले कि अब मेरे को लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, और अब बोले कि मैं तो चल जा रहा हूँ भाई, और माँ का ध्यान रखना। इतना कह के धीरे 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 बस यही सिलसिला चलता रहा, उल्टियाँ होती रही, वो बोलते रहे कि मुझे नहीं दिख रहा है, और जाते जाते उन्होंने शंभू सिंह को अपनी माँ का सौंप के गए कि मेरे भाई का ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा। उसके बाद बताइए। उसके बाद क्या था, बस यही था कि वो छापते रहे, उन्होंने कह दिया था मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मेरे पेपर छपना बंद नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, मेरी माँ, सब ये आप छापते रहे। दूर थी अजमेर से, जयपुर थी। जयपुर थे आप। हाँ। तो आपको कुछ पता था इस कहानी के बारे में, अजमेर बस ब्लैकमेल कांड छाप रहे थे, ये तो हमें पता था। ये भी हमें पता था कि उनको फ़ोन आते थे, रात रात को गालियाँ बकते थे फ़ोन किससे के बातें ऊपर। होती थी आपकी उस दौरान? मेरी माँ ने मुझे एक दैनिक लहरों की बरखा के नाम से, मतलब कार्यकर्ता के नाम से, मुझे भी यहाँ पे कार्यकर्ता के हिसाब से एक कनेक्शन दिलवा रखा था फ़ोन का, तो उस फ़ोन पे खबर आई थी। आपकी भाई से बात होती थी आपकी मदन सिंह से उस दौरान? किस तरह की नहीं बातें नहीं, होती उस थी टाइम इस नहीं, वो घर में, ब्लैकमेल कांड को लेकर? वो घर में किसी को कुछ नहीं बताते थे, वो तो क्या अचानक ही कभी वो नहीं होते और फ़ोन आ जाता था ना, तो घर में कोई उठा लेता, जैसे मेरी मम्मी ने उठा लिया, मेरी भाभी ने उठा लिया, मेरी बहन ने उठा लिया, तो लोग उस पर गालियाँ बकते थे, धमकियाँ देते थे,
उससे हमें मालूम पड़ा था। तब मेरी माँ ने ये भी पता कहा। चल पाया कौन लोग थे धमकी देने वाले, गाली देने वाले? उस टाइम तो कुछ नहीं पता चलता था, पर मेरे भैया से पूछने पे वो कहते थे कि मैं ये ब्लैकमेल कांड छाप रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे धमकियाँ आ रही है। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू बंद कर दे छापना। तो वो बोले कि नहीं भाई, मैं अब है ना बंद, मैं इतनी आगे चल जा चुका हूँ ना, मैं अगर बंद करता हूँ तो वो जो लड़कियाँ मेरे पास आती है इंसाफ का वो सोच करके कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो वो सोचेंगी मैंने पैसे खा के और बंद कर दिया। अब मैं आगे जाता हूँ तो कुआं है, पीछे जाता हूँ तो खाई है। तो मैं बोले वो लड़कियाँ मुझे ये सोचेगी कि मैंने पैसे खा लिए और बंद कर दिया औरों की जैसे, तो मैं अब बंद नहीं कर सकता। अब या तो बोले ये लोग सुधरते ही है, नहीं तो या मेरी जान लेंगे और क्या करेंगे, बोले इससे ज़्यादा और क्या होगा बोले। कई रसूखदार लोगों पर आरोप था, खादिम परिवार पर आरोप हाँ, था। चिश्ती परिवार, हाँ ये तो सबके चौड़े में ही थे। ये तो सबको मालूम था कि कौन कर रहा है। शुरुआत ही इन्होंने करी थी, फारूक चिश्ती, नफीक चिश्ती, चिश्ती परिवार के थे। अभी देखो तो अभी विवादित बयान दिया सरवर चिश्ती ने, लेडीज़ों को उन्होंने कहा है कि लड़कियां तो होती ही चीज़ है, जिस खोक से उसने जन्म लिया, जिस नारी से उसने जन्म लिया, उस सब नारियों को उसने गाली दी। तो इनकी सोच कितनी है, जब इनकी जड़ी सड़ी गली है तो इनकी टहनियाँ कितनी गली सड़ी होंगी। तो है तो उसी परिवार के नहीं, ये सब इन्होंने ही शुरुआत करी थी। और ये राजकुमार जयपाल ये सब सब मिले हुए थे सब। अ, एक पूरा प्रकरण होता है, मदन सिंह पर हमला होता है, उसके बाद में मदन सिंह इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई में क्या हुआ? कोर्ट में क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई में क्या हुआ, जब दोबारा गोली लगी तो मेरे भाई ने डी डीजी का कि एसपी का किसका गरिबान पकड़ लिया था, शंभू सिंह ने, कि मेरे भाई को अगर कुछ हो गया ना तो मैं आग लगा दूंगा, बोले अजमेर शहर में। कौन थे वो? शंभू सिंह मेरा भाई था। गलेबान किसका पकड़ा था? पता नहीं, अब किसी अफसर का, बड़े अफसर का पकड़ा था उन्होंने। बोले या तो गुनहगारों को पकड़ो, नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। बहुत हंगामा हो गया था फिर अजमेर शहर में, मेरे भाई को मरते ही बहुत हंगामा हो गया था। और करीबन मेरे भाई की शव यात्रा के अंदर 4,000 से ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ तक कि जो ब्लैकमेल कांड में लड़कियाँ थी उनके परिवार वाले भी आए थे। और सबको आज बच्चा बच्चा जानता है, किसी से भी पूछेंगे कि दैनिक लहरों के बरखा वाले कौन थे, ब्लैकमेल कांड किसने छापा, तो एक बच्चा बच्चा भी बता देगा कि किसने छापा था। आज जो ये नवज्योति वाले जो ये अपना झूठ पाखंड मचा रहे हैं कि हमने छापा था, जो मेरे भाई का अवार्ड था ना साहसी पत्रकार का, वो भी दैनिक भास्कर वाले, दैनिक भास्कर क्या नवज्योति वाले ने लिया। तब मेरे भाई के बच्चे छोटे छोटे थे, तो मेरी माँ बस यही सोच के रह गई, बोले आज मेरे बेटे का, बोले आज मेरा बेटा जिंदा होता तो ये अवार्ड मेरे बेटे को मिलता। आज ये संतोष गुप्ता लेने जा रहा है, बोले ये अवार्ड, जबकि इसने छापा उसके नहीं। बाद आपके परिवार ने एक कानूनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में केस गया। हाँ, जबकि ये संतोष गुप्ता ने छापा नहीं। संतोष गुप्ता को तो क्या करा था, बांध के बोरे में, मार कूट के बोरे में बांध के रेल की पटरी पे पटक गए थे, जिस कारण इसने तो छापा ही नहीं। मेरे भाई ने बहुत मदद मांगी सब बड़े पेपर वालों से, सब पेपर वालों से कि आप सब छापो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसी ने उस टाइम किसी ने मदद नहीं करी। ये अकेले अपनी लड़ाई लड़ते रहे, ये छापते रहे, इन्होंने बंद नहीं करा। कुछ आरोपी इस केस में बरी हो चुके हैं। हाँ, राजकुमार जयपाल, पप्सा, सवाई सिंह सभी बरी हो गए, डॉक्टर जितेंद्र चौधरी सभी बरी हो गए, सभी बरी हो गए। क्या लगता है कैसे बरी हुए? साक्ष्यों की कमी रही? साक्ष्यों के क्या, मेरी माँ ने तो खूब अच्छे से बयान दिए थे। और पप्सा को तो पकड़ के वहाँ पे कोर्ट में ही मारा था पहचान करके, बोले पहचानो। अब उम्र के हिसाब से आंखें कमजोर तो होती है, फिर भी मेरी माँ ने पहचाना। और वहीं थप्पड़ दे के रोने लग गई, बुरी तरह से रोने लग गई। तब मजिस्ट्रेट ने खुद उठ करके पानी पिलाया था मेरी माँ को। हाँ, और 55 लाख के अंदर जिसने बरी कराने, मजिस्ट्रेट ने 55 लाख खा करके बरी कर दिया इनको। तब मेरे भतीजों ने और मेरी बहन ने, तीनों ने वहाँ पे जब ये बरी होके निकले ना, वहीं पे इनकी पिटाई करी। मजिस्ट्रेट को गाली बकी इन्होंने कि तूने 55 पैसे खा करके इनको बरी कराया है। बोले पैसे क्या चीज़ होती है, बोले। और उसने कुछ ही दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा भी ले लिया। और ये हंसते करते निकले थे, और ढोल और वो बाजे वाजे सब लेकर के आए थे कि खूब अच्छे से आएंगे। जब ये लोग मारा कुटी करने लगे ना इनको, तो सब ढोल वोल सब भाग गए। ये तो कोई किधर से भाग गया, कोई किधर से भाग गया।
हमारे संग आज तक न्याय नहीं हुआ है। हमारा क्या लगता है अब फिल्म बन रही है इस ब्लैकमेल कांड को लेके, जुलाई में फिल्म सिनेमाघरों में आ जाएगी, क्या लगता है कि कैसे दिखाया जाना चाहिए मदन सिंह का जो कैरेक्टर है इस फिल्म जिसने में? ये करा है सब कुछ उसी का नाम होना चाहिए, उसी को जो भी आज तक मिलता आया है अवार्ड वगैरह, साहसी पत्रकार का सब उसके परिवार को मिलना था, या तो उनकी माताजी को मिलता, मेरी मम्मी को मिलता, या मेरी भाभी को मिलता। इन्होंने दूसरे को क्यों दिया? और ये संतोष गुप्ता कौन होता लेने वाला दैनिक नवज्योति का? इसने छापा था क्या? इसने तो खुद मना कर दिया था मेरे भाई को कि तू भी मत छाप, नहीं तो तुझे मार देंगे, खुद बोला था ये। मेरे भैया बोले कि मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, अब तो चाहे मेरी जान जाएगी और चाहे ये सब बंद होगा। और आज भी हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मेरे भाई का, कुंवर मदन सिंह का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। ये लोग इतने पावर वाले हैं कि कोर्ट से हमारे फाइल आगे ही नहीं आने दे रहे, आगे नहीं आने दे रहे। बताओ, इतने साल हो गए केस को, आज तक फाइल आगे नहीं आ रही है हमारी। अब फिल्म बन रही है, लगता है कि फिल्म बनने के बाद में जो आपके पक्ष में न्याय की आवाज़ है वो और ज़्यादा मुखर होगी, बुलंद होगी। अब देखो क्या होता है, भगवान, सरकार क्या करती है। अब भगवान की मर्जी थी तभी तो आज ये फिल्म बन रही है, जब भी आज हमें कुछ उम्मीद हो रही है कि हमारे भाई को न्याय मिलेगा। फिल्म के विरोध में भी कुछ बातें हैं। अंजुमन कमेटी की मीटिंग हुई है, उन लोगों का कहना है कि एक धर्म को टारगेट किया जाता है ऐसी फिल्मों के माध्यम से, चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज करना कहीं ना कोई एजेंडा इस फिल्म के पीछे छुपा हुआ काहे का एजेंडा? कोई एजेंडा नहीं है। जो सच था सो सच है। वो रईसों की जैसे रहते थे, लड़कियों को इस्तेमाल करते थे। सरवर चिश्ती ने बोल ही दिया कि लड़की होती ही चीज़ ऐसी है, तो वो चीज़ ही समझते आए हैं। ये अपनी बहन बेटियों को भी चीज़ समझते आए हैं और पूरी हिंदुस्तान की नारियों को भी चीज़ समझा है इन्होंने। इतने बुजुर्ग आदमी ने जब इतने गंदे शब्द बोल दिए तो इनके बच्चों से क्या उम्मीद करी जाएगी? हाँ, इनके बच्चों से क्या उम्मीद करी जाएगी? मैं तो सरकार से यही कहती हूँ, जो सरकार अभी है, मोदी जी और योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए। और हमारे बच्चे जो हैं उन्हें ये राजकुमार जयपाल आए दिन फंसा रहा, झूठे केस में करता खुद है और फंसाता हमारे भतीजों को है, कुंवर मदन सिंह के दोनों पुत्रों को, धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप को। तो इन्हें बचाया जाए, इन बच्चों पे। और अगर हमें किसी परिवार में से किसी एक बच्चे को भी कुछ होता है तो ये राजकुमार जयपाल और इसके साथी होंगे इसके जिम्मेदार। इन्होंने ही हमारा घर बर्बाद करा है और यही होंगे। और मेरे दूसरे भाई को भी मरवाने वाला राजकुमार जयपाल ही है। 1 साल के अंदर जो दमदार भाई था मेरा शंभू सिंह, उसको भी इसी ने मरवाया है। उनकी मौत कैसे हुई? उसकी मौत बस जरा सी छोटी सी बात को लेकर के कबाड़ी लोग आ गए थे मारने। ये सब इन्हीं के इशारों पे काम होता था। उन्हें लगता था हमला कि हुआ उनके ऊपर? हाँ, उनके ऊपर भी हमला हुआ। ये सब है कि उन्हीं के कारण सब राजकुमार के जो भी हमारे घर में परेशानी आई है, राजकुमार जयपाल के कारण आई है। अब राजकुमार जयपाल ने किसके कहने पे करा है, ये तो वो ही बता सकता है कि राजकुमार जयपाल भी इसमें शामिल ही था वैसे तो, क्योंकि वो लोग लड़कियां, राजकुमार जयपाल के पास भी मैराडोना करके था, वो भी, उसका भी नाम आया है, खूब यूट्यूब पे खूब चल रहा है अभी। ये सब शामिल थे, इन सब की मिली भगत थी। मैं तो यही कहूँगी कि धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप के ऊपर अगर या इनके परिवार के किसी बच्चे पे भी कोई परेशानी हो या इन्हें कुछ होता हो तो उसका जिम्मेदार भी राजकुमार जयपाल ही होगा। और ये जो मिले हुए हैं सब ब्लैकमेल कांड के अंदर शामिल है, ये ही होंगे। अच्छा, ये बताइए उसके बाद में मदन सिंह की मौत के बाद जो लहरों की बरखा अखबार था उसका क्या हुआ, किसने उसे चलाया मेरी मम्मी ने, मेरे भतीजों ने चलाया जब तक उनके पास था। उसके बाद में बहुत कोशिश करी उन्होंने। 75 एपिसोड वो रिलीज कर चुके थे, 76वें की तैयारी थी, और उसके बाद में कोई उसके बाद भी बहुत छपे हैं, उसके बाद भी बहुत छपे हैं। हमारे पास आज भी सब सबूत है। यूँ भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास पेपर में सबूत है। इन्होंने जो धमकी दी थी मेरे भाइयों को कि मदन सिंह के भाइयों, तुम्हारा भाई मदन ऐसे ही नहीं मरा है, गोली से नहीं मरा है, किसी से नहीं मरा है, उसको जहर का इंजेक्शन दिया। खूब अच्छे से धमकी में ये पत्र के अंदर लिखा है, जो हमारे पेपर के अंदर छाप दिया था यूं का यूं पेपर, उस धमकी भरे लेटर को। बोले या तो तुम छापना बंद कर दो, नहीं तो अब तुम्हारा घर बिल्कुल ऐसा बर्बाद हो जाएगा कि तुम कहीं के ही नहीं रहोगे। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं एक बेटा तो खो ही चुकी हूँ, अब क्यों इनके घर बार को बर्बाद करूँ। फिर मेरी माँ ने बंद कर दिया छापना।
नहीं, अखबार छापना तो बंद कर दिया। छापना बंद कर दिया। फिर अखबार तो बहुत दिन तक चला था, जब तक मेरी मम्मी की हिम्मत थी तब तक छापा। फिर बच्चे भी पालने थे मेरी मम्मी को, फिर नहीं छाप सकी। तो ये मदन सिंह की बहन मंजू कंवर थी, जो लहरों की बरखा के संपादक थे, और लगातार उन्होंने अजमेर ब्लैकमेल कांड से संबंधित खबरें अपने अखबार में छापी। 75 एपिसोड वो रिलीज कर चुके थे। उसके बाद उन पर हमला हुआ और परिवार का कहना है कि उन्हें आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल है कि एक फिल्म को लेकर देश में माहौल बन रहा है, एक ऐसी फिल्म बना देने से, ब्लैकमेल कांड पर फिल्म बना देने से क्या ये परिवार जो न्याय की उम्मीद कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय के पक्ष में क्या कोई आवाज़ मुखर हो पाएगी, क्या कोई आवाज़ बुलंद हो पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, जयपुर।